तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुकाटो में। तो इस वीडियो में हम लोग विज़न आईएएस के सितंबर मंथली मैगज़ीन को कवर करने वाले हैं और उसमें हम लोग एनवायरनमेंट को देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने जो लास्ट वीडियो में जो भी अपना प्यार सपोर्ट दिखाया है डैट वाज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जो भी है हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग यूपीएससी 2026 को फोकस में रखे हुए हैं और ज़ोर शोर से पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है हमारा वो है 5.1 यूएन हाई सीज ट्रीटी का। तो इस आर्टिकल में हम लोग ये है कि देखो हाई सीज क्या होता है। हाई सीज होता है जो भी सीज बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। देखो जैसे कि ये हो गया कंट्री का बेस लाइन, ठीक है। अब इससे आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या है हमारा इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर जो एरियाज़ है ना उसको बोलते हैं हाई सीज। और क्या है हाई सीज? हाई सीज का मतलब ये हो गया कि इस एरियाज़ में ना किसी का भी नेशनल सोवर्जिनिटी नहीं है। ये एरिया किसी के अंदर नहीं आता है, किसी का नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, ये ओपन टू ऑल है। तो डेट इज़ वाई इसका एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है ना, बहुत ज़्यादा हो सकता है। और अभी अगर देखा जाए तो अभी के टाइम में सिर्फ 1% ऐसे एरिया है जो प्रोटेक्टेड है, मतलब जिसको कंजर्व किया गया है, जो उस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम चल रहा है। बाकी के एरियाज़ नहीं है। तो टारगेट है कि 30% एरियाज़ जो कि हाई सीज के अंदर में आते हैं उसको हम लोग बचाएं, उसको हम लोग संरक्षण करें, उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। तो इसी के लिए एक डिपार्टमेंट है हमारा UNCLOS। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS। तो UNCLOS ने ही ये यूएन हाई सीज ट्रीटी लाया, जिसके अंदर उस ट्रीटी के अंदर में जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ, BBNJ एग्रीमेंट, ठीक है। BBNJ एग्रीमेंट साइंड हुआ। तो इसके अंदर कौन सा एरिया को कवर कर रहे हैं? तो हम लोग हाई सीज एरिया को कवर कर रहे हैं जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। तो क्या हुआ इस ट्रीटी में अब समझते हैं कि ठीक है UNCLOS, ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट है इन्होंने एक ट्रीटी लाया, यूएन हाई सीज ट्रीटी। और इस ट्रीटी के अंदर में हुआ BBNJ एग्रीमेंट। तो क्या था इस एग्रीमेंट में? इस एग्रीमेंट थे 4 पिलर है इस एग्रीमेंट का, इस ट्रीटी का कह लो। तो सबसे पहला है कि मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़। हम लोग कुछ ऐसे एरियाज़ बनाएंगे मैरीन में जो कि प्रोटेक्टेड होगा, यानी कि हाई सीज़ के अंदर में कुछ ऐसे एरियाज़ जो कि प्रोटेक्टेड होगा। जैसे कि हमारी कंट्री में कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, नेशनल पार्क्स है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है। तो उसी तरीके से इन हाई सीज़ एरिया में कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ होंगे, रिकॉग्नाइज स्पेस होगा, ठीक है ना। और उसके बाद सेकेंड ये है कि मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज। इसके अंदर ये था कि कोई भी नया रिसोर्स मिलता है हाई सीज के अंदर में, एक्सप्लोरेशन के दौरान कोई भी नया स्पीसीज़ मिलता है जिससे ये कुछ नया मेडिसिन वगैरह ढूंढा जा सकता है। तो इसका वो इन्फॉर्मेशन बाकी वर्ल्ड के साथ, बाकी लोगों दुनियाओं के साथ, बाकी देशों के साथ आपको शेयर करना है, बाकी देशों के साथ शेयर आपको करना है। तीसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रांसफ़र मैरीन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर ये था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करेंगे कि जो भी टेक्नोलॉजी हो गया उन सब के मामले में। फिर है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कि अगर आपको सी बेड, जैसे कि इन सब एरियाज़ में हाई सीज एरिया में ना कुछ भी बैंड नहीं है, वहाँ पे डीप सी माइनिंग कर सकते हैं आप, सी बेड माइनिंग कैसे कर सकते हैं, जो भी चाहे आप हाई सीज एरियाज़ में कर सकते हो। बट दिक्कत यह है कि आपको इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आपको बाकी वर्ल्ड के साथ ट्रांसपेरेंट होकर शेयर करना होगा। तो यही इस एग्रीमेंट का बात था कि ठीक है UNCLOS ने ये एग्रीमेंट लाया कि भाई ठीक है सभी कंट्रीज जो इस पर साइन करेगा। तो क्या 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 हुआ? किसी कंट्री ने साइन किया? तो हाँ, साइन तो किया, इंडिया ने साइन किया, चाइना ने साइन किया, USA ने साइन किया, बट किसी ने रेटिफाई नहीं किया। और देखो गाइज, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ना UPSC प्रीलिम्स में ये बहुत बनते हैं और मेंस में तुम लोग इसको डाटा की तरह ज़रूर लिखो कि इंडिया, चाइना, USA ने सब ने साइन किया बट रेटिफाई नहीं किया। इसका क्या मतलब है? रेटिफाई नहीं किया क्या क्या मतलब? रेटिफाई का मतलब है कि वो इससे ऑब्लाइज्ड नहीं है, नॉट ऑब्लाइज्ड। वो साइन करने का मतलब ये है कि ठीक है एक्सेप्टिंग द स्पिरिट, हम आपके स्पिरिट को एक्सेप्ट कर रहे हैं बट हम उससे ऑब्लाइज नहीं हैं। जैसे देखो US, चाइना, इंडिया आर एट टू रेटिफाई। अच्छा, रसिया का क्या स्टैंड है? रसिया ने ना ही साइन किया है ना ही
ना ही साइन किया है, ना ही रेटिफाई किया है, इसने कुछ भी नहीं किया। बट इंडिया का क्या स्टेटस है, इंडिया ने इसको साइन किया है और रेटिफाई नहीं किया है। इंडिया साइंड द ट्रीटी बट नॉट रेटिफाइड। अच्छा, अब इसके अंदर और क्या चीज़ है कि ये तो 4 पिलर हो गए। कुछ एक्सेप्शंस भी है कि ठीक है, आपने बोला कि ठीक है मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाएंगे, जो भी हमें पता चलेगा उसको हम लोग बताएंगे, टेक्निकल चीज़ें, टेक्नोलॉजी जो है वो हम शेयर करेंगे। इसका एक्सेप्शन भी है कि भाई ऐसा नहीं कि अब वारशिप्स जो है वो हमारा हुआ, हम अपने हाई हाई सीज में मेरा कोई वारशिप्स है और वहाँ पर हमने अपना वारशिप्स रखा है, तो भैया बताओ इसका भी टेक्निक। तो ऑफकोर्स जाहिर सा बात है कि वारशिप के लिए तो एक्सेप्शन है ही, उसका टेक्नोलॉजी हम थोड़ी ना डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ शेयर करेंगे। फिशिंग के लिए भी नहीं है कि फिशिंग रिलेटेड जितना भी एक्टिविटीज़ है उसके लिए अलग फिशिंग लॉज है, तो उसके लिए भी ये चीज़ें नहीं है। अब देखो, ओनली अबाउट 1% ऑफ द हाई सीज आर करेंटली प्रोटेक्टेड। अभी के टाइम में ना अब सिर्फ 1% है। जैसे इसका हम लोग बोल रहे हैं कि मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाएंगे, तो अभी कितने हैं डाटा में आ सकते हैं, जैसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन तो आता ही है। तो 1% एरियाज़ ही है जिसमें आते हैं, और टारगेट क्या है कि 30% एरिया को टारगेट क्या है हमारा टारगेट है 30x30 टारगेट, यानी कि टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ द प्लैनेट्स लैंड एंड सी बाय 2030। ठीक है, तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा इंडिया के लिए कि UNCLOS एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशियन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि UNCLOS यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ओवरसीज को ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशियंस माना जाता है। कम्प्लीमेंट्स इंडिया ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी एंड इनिशिएटिव लाइक डीप ओशियन मिशन। अच्छा, इसमें हम एक बार सारी बाउंड्रीज को समझ लेते हैं कि कौन कौन सा बाउंड्री। तो देखो, एक तो ये आ गया बेस लाइन। अब बेस लाइन के आगे जो हो गया 12 नॉटिकल माइल्स तक, उसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स, टेरिटोरियल सी। तो इसका क्या है, टेरिटोरियल सी में ये है कि स्टेट का फुल सोवर्जिनिटी होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें फॉरेन शिप्स जा नहीं सकते, इनोसेंट पैसेज कर सकते हैं टेरिटोरियल सी से। इसका क्या मतलब है, इनोसेंट पैसेज कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है कि वो रुक नहीं सकते हैं। वो अगर तेज़ी से जा रहे हैं या स्लोली भी जा रहे हैं तो वो जा रहे हैं वहाँ पे, ये नहीं कि रुक करके माइनिंग करने लगे हैं, फिशिंग करने लगे, कुछ भी नहीं कर सकते। इनोसेंट पैसेज अलाउड है, बट वहाँ पे रुकना ये सब चीज़ मना ही है। तो टेरिटोरियल सी में इनका जो है फुल सोवर्जिनिटी होता है। किसका, तो स्टेट, कोस्टल स्टेट्स का। अच्छा ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद 24 नॉटिकल माइल्स तक जो जोन आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंटिग्यूअस जोन। तो यहाँ पे क्या है, लिमिटेड सोवर्जिनिटी है, यानी कि सोवर्जिनिटी तो है बट लिमिटेड है नहीं। यानी कि आप किस चीज़ में, आप जो है सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन, सैनिटेशन, सिक्योरिटी, कस्टम्स, फिजिकल, इन सब से FISCS कोड याद रख लो। ठीक है ना, कोई सोवर्जिनिटी मतलब लिमिटेड सोवर्जिनिटी है, बट इसको बफर जोन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप पूरा फुल सोवर्जिनिटी नहीं दिखा सकते, आप सिर्फ इमिग्रेशन, सैनिटेशन, सिक्योरिटी, कस्टम्स, इन सब चीज़ों पर अपना राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ठीक है सर, 12 नॉटिकल माइल्स तक आ गया हमारा टेरिटोरियल सी, 24 नॉटिकल माइल्स तक आ गया हमारा कंटिग्यूअस जोन, और 200 नॉटिकल माइल्स तक आ गया हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अब इसी जोन के बाहर के एरियाज़ को कहते हैं हाई सीज, और इसी में बनाते हैं UNCLOS लॉ बनाता है। उसी ने किया है एक ट्रीटी BBNJ एग्रीमेंट के अंदर। BBNJ एग्रीमेंट के अंदर उसी में हुआ था 4 पिलर्स में ये थे कि हम लोग इसमें कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाएंगे, जो टेक्नोलॉजी है वो बाकी वर्ल्ड के साथ शेयर करना है, यही सब चीज़ें थे। लेकिन एक्सेप्शंस है, क्या चीज़, तो वारशिप्स एक्सेप्शंस है कि ठीक है भैया वारशिप्स को लेकर के नहीं है। तो इसका अभी का हालत क्या है, तो अभी इंडिया ने इस पे साइन किया है, USA, चाइना, इंडिया ने साइन किया है, लेकिन रेटिफाई तीनों में से किसी ने नहीं किया है। रसिया का क्या स्टेटस है, तो रसिया ने साइन भी नहीं किया है। ठीक है, 1% एरिया है अभी तक प्रोटेक्टेड, लेकिन टारगेट क्या किया जा रहा है कि 30% को प्रोटेक्ट करेंगे, और कब तक करेंगे, तो 2030 तक इसका टारगेट है। अच्छा, एक ध्यान रखना, UNCLOS का मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सी पे बनाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सी बोलते ही हैं, बट ये सीज और ओशियंस दोनों पर बना सकता है। ठीक है, सीज और ओशियन दोनों पे बना सकता है अपना, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना था। ठीक है, अब आगे बढ़ें। अगर फटाफट समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दो वीडियो को। अब चलो, अब चलते हैं 5.2 क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हार्मोनाइजिंग ग्रोथ विद पीपल्स नीड्स। ठीक है, अब देखिए इस आर्टिकल में यही है कि जो भी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें पीपल नीड को भी ध्यान रखना है। जैसे अभी देखो, अब डैम्स बनाने के कारण बहुत सारे ट्राइबल्स पॉपुलेशन जो है डिस्प्लेस्ड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है, तो उसको ध्यान रखो कि 40% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय द एक्टिविटीज। ऐसा स्टेटमेंट आएगा, हाउ मेनी, या मतलब ऐसा हाउ मेनी तो नहीं आएगा, स्टेटमेंट्स में आ जाता है 40% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय डेवलपमेंट एक्टिविटीज लाइक लार्ज डैम प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, CTC।
तो होता क्या है कि लोग 40% सुन गए, नहीं इतना थोड़ी ना होगा, 15% बने। बट ये स्टेटमेंट सही है कि हाँ ठीक है 40%, तभी तो इस पर कुछ ना कुछ रूल्स आएंगे ना। तो ठीक है, रूल्स आया, क्या रूल्स आया, तो रूल्स आया ये कि इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन, इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन पहले है क्या, तो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ये फिर से सर आप कन्फ्यूजन में डालिए। देखो यार, हम जानते हैं कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ है क्या नहीं, यानी नेशनल पार्क्स है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, तो उनके आस, ये समझ लो नेशनल पार्क है, ये बायोस्फीयर रिजर्व, तो उनके आसपास के एरिया को ही हम लोग है ना इकोनॉमिक्स इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इको सेंसिटिव जोन। तो इको सेंसिटिव जोन के लिए कुछ रूल्स आएंगे, तो वो कैसे आएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही रहेगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर तो नहीं लाएगा, तो ठीक है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए लाएगा। कब आया था, 1986, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972। ठीक है सर, समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है कि ठीक है। देखा गया, गवर्नमेंट ने देखा कि ठीक है इतने सारे लोग ट्राइबल पॉपुलेशन डिस्प्लेस्ड हो जा रहे थे, हमें उनके लिए भी कुछ करना है। तो ठीक है, इको सेंसिटिव जोन जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं, तो उनके लिए कुछ कुछ हम लोग नोटिफिकेशन लाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। तो वो किस एक्ट के अंतर्गत किया, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन गवर्नमेंट एक्ट के अंतर्गत किया। क्या क्या किया, तो देखो भैया उसमें बनाए उन्होंने, कुछ तो है प्रोहिबिटेड एरियाज़, कुछ तो है रेगुलेटेड एरियाज़, और कुछ तो है परमिटेड एरियाज़। प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड और परमिटेड। तो क्या क्या चीज़ एकदम बनाई कि देखो आप माइनिंग नहीं कर सकते हो, एकदम नहीं, एकदम अलाउड नहीं है। आप इंडस्ट्रीज बना करके इस एरियाज़ को पॉल्यूट भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। इको सेंसिटिव जोन है भाई, ये हमारा नेशनल प्रोटेक्टेड पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास है, तो ये सब चीज़ आप नहीं कर सकते। हाँ, ट्रीज़ को काटना अलाउड है बट कंट्रोल्ड है, रेगुलेटेड है, ठीक है। आप परमिशन लेके कर सकते हैं, होटल रिसोर्ट ये सब हो सकते हो, बट परमिशन लेके कर सकते हो, ठीक है, रेगुलेटेड है। अच्छा, ये सब चीज़ के लिए कोई पाबंदी नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी परमिशन है। और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, लोकल कम्युनिटीज़, डेयरी फार्मिंग ये सब कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, तो वही तो बात है, उन्हीं को तो प्रोटेक्ट करना है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लोकल कम्युनिटीज़ जो प्रैक्टिस करते हैं वो सब चीज़ कर सकते हैं। ट्रीज व्रीज को भी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड है। रिसोर्ट भी खोल सकते हैं, माइनिंग वगैरह एकदम बनाई है, इंडस्ट्रीज बना करके आप पॉल्यूशन भी नहीं कर सकते हो वहाँ पे। आवाज़ आई थिंक मेरी आ रही है, हाँ ठीक है। अब देखते हैं गाइस कि और क्या था इसी के अंदर, मतलब ये था कि अगर ये 40% लोग ऐसे डिस्प्लेस्ड हो जा रहे हैं। अच्छा, डाटाज में क्यों ऐसे बता रहा हूँ, डाटा एक तो आपको सबसे पहले मेंस में लिखने का काम आ जाएगा, ठीक है। ट्राइबल से क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस पर डेफिनेटली ये डाटा डाल, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। और स्टेटमेंट्स टाइप क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनाते हैं तो वहाँ पे आपको टिक करना होगा, ठीक है। 40% ड्यू टू द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ गेट्स डिस्प्लेस्ड। और क्या डाटा है, ऐसे ही कुछ डाटा मैंने और भी लिखे। 60% ऑफ वर्ल्ड लिव्स ऑन द कोस्ट। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि वर्ल्ड है, वर्ल्ड का मैप है, लाइक वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड मैप देखो, वर्ल्ड मैप ध्यान करो, तो 60% ऑफ द वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है ना कि विद इन 100 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट लाई करते हैं। हाँ, ये सुनकर बड़ा अजीब लगता है कि 60% कोस्ट लाइन पर रहते हैं, तो हाँ विद इन 100 किलोमीटर कोस्ट लाइन। वर्ल्ड की पॉपुलेशन, इंडिया का क्या हाल है कि इंडिया का जो भी पॉपुलेशन है ना, तो उसका 40% पॉपुलेशन है इंडिया के कोस्ट लाइन के 50 किलोमीटर के अंदर रहता है। तो इस तरीके का डाटा जो है इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, तो ये जो लोग डिस्प्लेस्ड हो जा रहे थे उसके लिए भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिया। क्या लाया, RFCTLARR, राइट टू फेयर कंपनसेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन, रिसेटलमेंट। जैसे कि इन लोग का अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि चलो भाई डेवलपमेंट एक्टिविटी कर रहे हो, डैम बना रहे हो, सारा पानी जो भी है बना रहे हो, तो उसके कारण अगर ट्राइबल एरियाज़ का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ट्राइबल पीपल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उसके लिए ये है कि भैया उसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करो, किसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत, और उनको जो भी रिहेबिलिटेशन, रिसेटलमेंट, कंपनसेशन चाहिए वो उनको दो, ठीक है। तो किस एक्ट के अंदर हो रहा है, तो इस एक्ट के अंदर हो रहा है। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हो रहा है, ठीक है, इतना ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और क्या इनिशिएटिव्स लिया गया है, तो ये DMF। अच्छा, अगर तुम लोग ध्यान दिए होगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ रहे होगे मोनाल सर वगैरह है कहीं से भी, तो उसमें DDMA जो ज़रूर पढ़ाना होगा, ठीक है ना। और भी जो है तुम्हारा एक MMDR पढ़े होगे, जैसे माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। इसके अंदर क्या था कि इसी के अंदर में एक DMF बनाया गया और एक नेशनल एक्सप्लोरेशन बनाया गया, यानी ये NEPT। तो DMF के अंदर क्या था, तो DMF के अंदर ये था कि जैसे किसी एरियाज़ में माइन कर रहे हैं, तो उस माइंस करने पर जो मिनरल्स ऑब्टेन हुआ है, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स से जो प्रॉफिट ऑब्टेन हुआ है, तो उस प्रॉफिट का कुछ भाग जो है ना उसी एरियाज़ के पीपल के हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट के लिए लगा देना। तो ये इसके अंदर आया। और एक है ये वन संरक्षण एवं, इसको मैंने छोड़ा नहीं है, वन संरक्षण एवं संवर्धन, इस तो ये आगे भी है, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए है, तो ये आगे हम लोग पढ़ते हैं, है इसमें, इसी में आर्टिकल है। देखो रुको मैं दिखाता हूँ।
ये देखो यहाँ पे हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड 5.3। अब देखो क्या है कि अगर आपको देखो अब जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक कारनामा किया है। क्या किया है कि इस पहले क्या था कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट था, ठीक है ना, कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की किसी भी एरियाज़ में ना अगर आप लोग इको सेंसिटिव जोन में अगर आप लोग माइनिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का माइन कर रहे हैं, कुछ फॉरेस्ट काट रहे हैं, तो उसके लिए ना आपको उसके लोकल, अभी अरावली के केस में भी तुम लोगों ने देखा होगा कि ये चीज़ उतर रहा कि उसके लोकल कम्युनिटी से बात करके आपको डिस्कस करना होगा। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या था कि आपको जो है ये देखो हुआ कैसा था कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इसके अंदर आया था इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर था क्या कि अगर आपको किसी भी एरियाज़ में कुछ कैटेगरी ए या कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट है, तो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स के लिए आपको सबसे पहले सेंट्रल से क्लियरेंस लेना होगा, और बी में भी B1 और B2 होता है। तो B1 के लिए बात की, B2 के लिए कुछ नहीं है, स्टेट या जो भी यूनियन टेरिटरीज वहाँ से परमिशन होगा, और साथ ही में वहाँ के जो लोग हैं ना पीपल, उनसे आपको डिस्कशन करना होगा, हियरिंग करना होगा, ठीक है ना। 2 कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन, उसमें क्या है, एक तो पब्लिक हियरिंग और ऑब्टेन रिटन रिस्पॉन्स वहाँ से करना होगा, ये चीज़ था। लेकिन अब क्या है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एग्जेम्प्टेड माइनिंग प्रोजेक्ट्स लाइक एटॉमिक क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स फ्रॉम पब्लिक कंसल्ट। अब क्या है कि अगर ये सब चीज़ें करनी है तो इस सब चीज़ों को ना पब्लिक कंसल्टेशन से हटा दिया है, बोला है कि ये आप बिना पब्लिक कंसल्टेशन का भी कर सकते हैं। क्यों? उन्होंने कारण दिया कि भैया ठीक है, हमें सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है, हमें इम्पोर्ट को रिड्यूस करना है, और ये जो एटॉमिक मिनरल्स है जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, तो जैसे तो यूरेनियम है क्या, तो फर्स्ट स्टेज यूरेनियम क्या है, तो यूरेनियम फर्स्ट स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है। थोरियम क्या है, तो TH से थर्ड, ऐसे याद रख लो, TH से थर्ड स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है। तो इन सब को हम लोग इंपोर्ट कम कर सके और एनर्जी में इसका एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ा सके, तो उन सब चीज़ों के लिए लाया गया कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अब जो है इसके अंतर्गत पब्लिक कंसल्टेशन बंद करवा दिया कि ठीक है ये सब चीज़ अब नहीं होगा। अब कैटेगरी ए और कैटेगरी B1 प्रोजेक्ट्स के लिए आपको सिर्फ सेंट्रल से क्लियरेंस लेना है, यहाँ पे स्टेट यूटीज पब्लिक कंसल्टेशन वाली चीज़ें उन्होंने हटा दी, ठीक है। और पब्लिक कंसल्टेशन अच्छा ठीक है हटा तो दी, बट समझ लेते पब्लिक कंसल्टेशन होता है बाकी चीज़ों के लिए तो है, अगर वहाँ पे फॉरेस्ट बनाना है, फॉरेस्ट को काट रहे हैं तो उस चीज़ के लिए है, ठीक। किस चीज़ों के लिए बंद किया, तो बंद तो सिर्फ आपने एटॉमिक मिनरल्स, माइंस मिनरल्स, इन सब चीज़ों के लिए किया है ना, क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए आपने किया है ना, ऐसे लिथियम वगैरह के लिए। बाकी चीज़ों के लिए तो लेंगे ना, तो वो देख लेते क्या है कि उसमें होता है कि पब्लिक हियरिंग होता है, ऑनलाइन कुछ नहीं है, पब्लिक हियरिंग होता है आसपास के एरियाज़ में, और रिटर्न रिस्पॉन्स और स्टेक होल्डर्स जो है कि वहाँ से रिटर्न रिस्पॉन्स लेना होता है। रिटर्न रिस्पॉन्स लेने के बाद स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी या यूनियन, इसको करवाती कौन है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी या यूनियन पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, यही कराती है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी। और उसके बाद जो है कंसर्न रेगुलेटरी अथॉरिटी 45 डेज में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करती है। द प्रोसीडिंग्स मस्ट बी सेंट टू द कंसर्न रेगुलेटरी अथॉरिटी विद इन 45 डेज ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेंट्स रिक्वेस्ट। ये प्रोसेस था, ठीक है ना, प्रोसेस था। लेकिन अब इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ है कि ये क्या बात हुई कि भाई अब क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो ठीक है उन्होंने तो अपना कारण दिया, लेकिन डिबेट तो चलेगा ही। जो ट्राइबल एरिया से जो लोग हैं वहाँ पे, जैसे एग्जांपल भी देखो, सिलेकार टनल अंडर द चार धाम प्रोजेक्ट उत्तराखंड में जो हुआ था, कोलैप्स हो गया। क्यों? एग्जेम्प्टेड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से उसको हटा दिया गया कि ठीक है पब्लिक कंसल्टेशन अब कीजिए ही नहीं, तो उसको एग्जेम्प्ट हो गया। तो यही सब चीज़ें जो ठीक है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर में देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यही लाते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। तो इसके अंतर्गत था क्या, इसके अंतर्गत ये था कि ये किसके अंतर्गत आया, पहले ये आया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कुछ चीज़ें लाई, चीज़ें लाई, तो उसमें से एक था ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का कब नोटिफिकेशन है, तो 2006 में। इसका है कि इवेलुएट्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ ए प्रपोज प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट इंटर रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक कल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट्स बोथ बेनिफिशियल एंड एडवर्स, ठीक है। कोई जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसको असेस करना है। इसमें यही था ना कि कैटेगरी ए और कैटेगरी बी प्रोजेक्ट के लिए, बी में भी सिर्फ B1 के लिए ये चाहिए, B2 के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक है। B1A के लिए क्या है, तो मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस चाहिए, और बी के लिए क्या है, तो स्टेट या यूनियन टेरिटरी से उनको चाहिए, बस यही था।
बहुत जल्दी हम लोग इस मैगज़ीन को कवर कर लेने वाले हैं गाइस। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एडुकेटो को सब्सक्राइब कर दो, हमारा चैनल है प्यारा सा, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और सिविल सर्विसेज को अपने कार्ट में ऐड कर लो। सब्सक्राइब टू एडुकेटो मैंने बनाया अपना, ठीक है। और इसी तरीके के वीडियो को देख रहे हो तो मैंने इस पर भी इससे पहले भी जुलाई का और इससे पहले अगस्त का मैंने कवर कर रखा है। तो उस वीडियो पे तुम लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। अगर कोई इस चैनल पे नए हो और अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो जा करके देख सकते हो, बट पहले इसको कवर कर लो। और हाँ यार, भरोसा रखिए, सब कुछ सही पढ़ाया जा रहा है और जो पढ़ाया जा रहा है एग्ज़ाम में आएगा। मॉक टेस्ट लगाओ, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि PYQ लगाओ और मेरा बन जाएगा। तो क्या है भाई, मैं PYQ बेस्ड पढ़ा लूँ, PYQ बन ही जाएगा। मॉक टेस्ट लगाओ, हर एक क्वेश्चन बनेगा एनवायरनमेंट से। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारे प्लेलिस्ट को कवर करो। छोटे छोटे से वीडियो है, बहुत जल्दी कवर कर लिया, 1.5x की स्पीड में देख लो। और उसके बाद मतलब तुम इस वीडियो से पढ़ने के बाद जब अपने चैप्टर्स को पढ़ने जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, ये भैया ने बताया, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से बताया जैसे मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जब तुम अपने से पढ़ोगे एक बार तो तुम्हें सारा चीज़ याद आ जाएगा, तो कोई दिक्कत होगा। अगर ना भी पढ़ोगे तो इस वीडियो को 2 बार 1.5x की स्पीड में देख लो, सब कुछ चलेगा। अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे, जो कि हमारा 5.5 एनवायरनमेंट ऑडिट रूल। अब अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है इन्वायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025। तो देखो ये जो है ना सबसे फर्स्ट बार ही आ रहा है, इससे पहले नहीं था। ऐसा नहीं था कि इससे पहले भी कुछ आया, नहीं था, अमेंडमेंट लिखा हुआ था। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्ट्री भाई साहब है हमारे, उन मिनिस्ट्री ने ही ये रूल्स लाया है। अब देखो इससे पहले तो हम लोग सिर्फ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट चलते था, तो ये फिर एनवायरनमेंट ऑडिट रूल क्या हो गया। तो देखो ये क्या है ना कि ये किसी भी प्रोजेक्ट के बनने से पहले होता है, ठीक है। इम्पैक्ट करेंगे, इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर। लेकिन ये क्या है, ये बन जाने के बाद ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं और वो क्या कहते हैं, किसी प्रोजेक्ट प्लान बन जाने के बाद उसको ऑडिट करेंगे। तो उस चीज़ के लिए लाया गया ये रूल। और किसके द्वारा लाया गया, तो इस मिनिस्ट्री के अंदर लाएगा। और आखिर हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही होगा, ठीक है। तो ये जो है ऑडिट और इसमें दोनों में डिफरेंस है, जो कि मैंने बता दिया कि कैसे। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, प्रोजेक्ट बन जाने के पहले होता है, लेकिन ऑडिट रूल्स क्या है, वो प्रोजेक्ट बन जाने के बाद होगा। अब देखो इसमें ये भी है कि भैया रूल 14 ये कहता है ना कि अगर किसी भी इंडस्ट्रीज़ को जो भी बनाना है, तो अगर कुछ भी ऑपरेशंस करने हैं, प्रोसेसेस करने हैं, तो उसके लिए उसको कंसेंट चाहिए होगा, ठीक है ना। कंसेंट चाहिए होगा और उसको वो रिपोर्ट तैयार कर करके है जो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल, जिस स्टेट में इंडस्ट्री लगा रहे उस स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कि हाँ भैया इतना कार्बन निकलेगा, ये होगा, ये हम लोग बनाएंगे, इसका कुछ ये मतलब एक रिपोर्ट देना होगा। तो ये रिपोर्ट जो आएगा वाटर एक्ट, एयर एक्ट और हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत ही होगा। तो एक ध्यान रख लो कि ठीक है ये ऐसा होता है कि ठीक है कौन सा एक्ट के लिए, तो वाटर एक्ट, एयर एक्ट और हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंतर्गत वो लोग अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। अब इसमें था क्या, तो इसमें ये है ना कि EADA जो है ये विल ऑल्सो मॉनिटर, एक मिनट ठीक है। EADA जो है ना यही मॉनिटर करेंगे सारी परफॉर्मेंस टेक, डिसिप्लिनरी एक्शन को भी यही लेंगे, फैसिलिटेट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मेंटेन एंड ऑनलाइन रजिस्टर, ये सारा काम कौन करेंगे, EADA, ठीक है। तो यानी कि इस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एनवायरनमेंट ऑडिट रूल्स लाया। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे इसके अंतर्गत क्या है कि रूल 14 क्या बोलता है, रूल 14 बताया अगर इंडस्ट्रीज़ लगानी है तो उससे पहले वाटर एक्ट, एयर एक्ट और हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपको सारा रिपोर्ट किसको जमा करना होगा, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जमा करना होगा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नहीं, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर जमा करना है। लेकिन बेसिकली हम रूल्स का बात करें तो इस रूल के अंदर क्या था कि भैया इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट तो पहले करते हैं, तो बाद के लिए भी तो कुछ रखो कि ठीक है बाद में जब ये डेवलपमेंट हो गया, प्रोजेक्ट बन गया, तो उसका क्या है, तो उसके लिए EADA अपॉइंट किया जाएंगे, यही ऑडिटर्स है जो सारा सीट अपॉइंट करेंगे। और चूँकि ये बाद में हो रहा है तो अगर कुछ गड़बड़ हुआ जो इन्होंने रिपोर्ट पहले दिया था और अब में, तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, बस इतना ही है। अब देखो हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, वो है वन संरक्षण एवं संवर्धन अमेंडमेंट रूल्स के बारे में मैंने बोला था पर। तो देखो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे लगता है एनवायरनमेंट में ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर एनवायरनमेंट से क्वेश्चन बना तो रूल्स पर आता ही है, तो ये इस रूल को देख लो। तो सबसे पहले तो वन संरक्षण एवं संवर्धन अमेंडमेंट रूल्स है। तो मुझे ये बताओ कि फॉरेस्ट कौन से लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है।
तो ये कंकूरेंट लिस्ट में आता है। देखो 42nd में, इससे पहले क्या था ना कि ये जो सब्जेक्ट ये देखो 42nd अमेंडमेंट 1976 जो है, बिफोर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन फॉरेस्ट वाज स्टेट सब्जेक्ट, फॉरेस्ट स्टेट का सब्जेक्ट था, लेकिन अब क्या है कंकूरेंट लिस्ट में आ गया है, यानी कि यूनियन लिस्ट का भी सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का भी सब्जेक्ट है, और यानी कि ये कंकूरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और अगर कुछ कंट्रोवर्सी होती है, कन्फ्लिक्ट होती है, तो यूनियन लिस्ट प्रिवेल्स, ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट किसका है। अच्छा, इसी तरीके से तुम कमेंट में बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी किसका सब्जेक्ट है, बताओ इलेक्ट्रिसिटी किसका आएगा। अब देखो फॉरेस्ट अगर वन का बात करें तो फॉरेस्ट का एक डिफिनीशन भी तो देख ले कि फॉरेस्ट कहेंगे किसको। ठीक है, तो फॉरेस्ट कहने का ये है कि फॉरेस्ट जो है, पहले तो ये देख लो कि रिजर्व फॉरेस्ट भी होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी होता है, विलेज फॉरेस्ट भी होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, तो हाँ भैया ये भी फॉरेस्ट होता है, विलेज फॉरेस्ट नाम का भी चीज़ है, किसको फॉरेस्ट कहेंगे। तो भैया अगर तुम्हारे घर में ना अगर बहुत ज़्यादा पेड़ है, मतलब तुम्हारा प्राइवेट लैंड है, उसमें भी बहुत ज़्यादा पेड़ है ना, तो भी डिफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट में आता है। ऑल एरियाज जो फॉरेस्ट गवर्नमेंट में रिकॉर्डेड है यूनियन या स्टेट में, तो उसको हम लोग फॉरेस्ट कहेंगे, रिस्पेक्टिव ऑनरशिप। भले ही तुम्हारा ही बहुत बड़ा ज़मीन, लेकिन उसमें ग्रासेस है, पेड्स हैं, तो वो भी फॉरेस्ट के अंतर्गत ही आएगा। तो कौन सा चीज़ नहीं आएगा, जो भी पहले फॉरेस्ट था लेकिन अब उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए दे दिया गया है, उसको हम लोग फॉरेस्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये डिफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट आया कौन से केस के अंदर में, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाया है, तो ये बनाया TN गोदावरामन केस, इसके अंदर ये बनाया गया ये डिफिनेशन। ठीक है, अब समझते हैं ये जो था ये रूल वन संरक्षण एवं संवर्धन एवं इसके अंदर कुछ प्रोविजंस है, ये देखो ये प्रोविजंस है। तो ये है सबसे पहला जो बात इसने कहा है वो है कंपनसेटरी एफोर्सेशन। इसमें है कि इसने इस रूल ने जो है मेक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नोटिफिकेशन ऑप्शनल, यानी कि पहले क्या था कि अगर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के लिए किसी भी जगह को अगर उन पे माइन किया जा रहा है, तो उसके एक्सटेंट के डबल में आपको जो है कंपनसेटरी एफोर्सेशन करना होगा, यानी कि पेड़ लगाना होगा। तो इससे पहले था कि ये जो भी कंपनसेटरी एफोर्सेशन है वो ऑटोमेटिकली किसको देना होगा, वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंडर में आ, ये नहीं कि आप पेड़ लगा दिए छोड़ दी कि अब भाई अब मतलब फॉर्मेलिटी कर दिए, तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर आए। तो ये रूल जो है ना इसने ये बना दिया है कि अब जो है ना वो ऑप्शनल हो गया है, या तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर भी जा सकता है या डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा सकता है। तो ठीक है, तो अब जो है कंपनसेटरी, तो अब यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन अगर आएगा तो ध्यान रखना कि कंपनसेटरी एफोर्सेशन रीजन जो है या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर हो सकता है या तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या लाया गया, और दूसरी चीज़ें ये थी कि स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का अगर माइन कर रहे हैं, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के अंदर, तो उसके लिए कंपनसेटरी एफोर्सेशन करना होगा, जो कि मैंने बताया कितना होता है, तो डबल द एक्सटेंट। आप जो माइनिंग कर रहे हैं तो जितना से फॉरेस्ट डिग्रेडेड, जहाँ पे पहले फॉरेस्ट था और वो लैंड डिग्रेड हो गया, तो वहाँ पे आपको कंपनसेटरी एफोर्सेशन करना होगा। और वो कंपनसेटरी एफोर्सेशन एरिया जो है या तो प्रोटेक्टेड एरिया होगा या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और वर्किंग परमिशन, अब देखो क्या था कि इससे पहले ये था, अब देखो चेंजेस जो है ना उसी को रूल्स बोलते हैं कि ठीक है, मतलब अमेंडमेंट बोलते हैं। पहले रूल्स था 2025 में कि इसके लिए आपको ना अगर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी वर्किंग परमिशन देना है, लाइक रोड बनाना है और कुछ भी अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स बनाने हैं, तो उसके लिए था कि पहले उसको सेंटर से इन प्रिंसिपल अप्रूवल, स्टेज 1 अप्रूवल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लेना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि विदाउट इन प्रिंसिपल अप्रूवल, स्टेज अप्रूवल जो है स्टेट गवर्नमेंट लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए अलाउ कर सकती है। लेकिन हाँ ध्यान रहे कि वो जो है ब्लैक टॉपिंग, चारकोल वैसे पूरा रोड नहीं बनाना है, कंक्रीट वाला रोड नहीं बना देना है इन सब एरियाज़ में, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए बनाना है। तो यही रूल था, क्या था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रूल लाया, किसके अंदर, कौन से एक्ट के अंदर लाया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लाया कि ठीक है एनवायरमेंट को बचाना है, तो उसके अंदर में लाया ये रूल्स लाया। तो इस रूल्स में लाया क्या, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इसको इंग्लिश में बोल दे, कंफ्यूज मत हो जाना अगर ये दे रहे तो ये याद करते करते। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इस अधिनियम के अंदर क्या था कि जो भी कंपनसेटरी एफोर्सेशन कर रहे हैं, वो तो पहले क्या था, तो ये था कि भैया प्रोटेक्टेड एरियाज में चला जाता था, लेकिन अब क्या है, तो अब वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अंडर भी चला जाएगा। और दूसरी चीज़ें मैंने बताई उसको ध्यान रख लो कि कितना करना है, तो डबल द एक्सटेंड करना है। ठीक है, इनिशियल परमिशन अब स्टेट दे सकता है, कोई भी इन प्रिंसिपल स्टेज 1 अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इस तरीके की फॉरेस्ट हो सकती है। 42nd इंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट में ये कंकरेंट लिस्ट में चला गया, इससे पहले क्या था, स्टेट लिस्ट में था, यानी कि फॉरेस्ट जो है कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट बता दिया कि कोई भी लैंड जो गवर्नमेंट के अंदर है, भले ही इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑनरशिप, वो सारा का सारा लैंड आ जाता है फॉरेस्ट के अंतर्गत। और ये इस केस के अंदर TN गोदावरामन
ये इसके अंदर ये चीज़ हुआ था, ठीक है ना। और एक चीज़ और है कि लैंड विद इन 100 किलोमीटर ऑफ इंडियाज़ बॉर्डर इज एग्जेम्प्टेड, मतलब वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए किया गया है। इससे 100 किलोमीटर, हाँ है ना, 100 किलोमीटर तक के लैंड पर ये रूल नहीं आता है। ये फॉरेस्ट अमेंडमेंट एंड रूल्स जो भी हैं वो सब चीज़ उस चीज़ के उसके अंदर नहीं आता है। उसके अंदर कोई फॉरेस्ट है तो उसको एग्जेम्प्ट किया गया है, क्योंकि वो फिर सिक्योरिटी का इशू बन जाता है, ठीक है। बस अब आगे आते हैं 5 पॉइंट। अब है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। देखो गाइस, अब 2 प्रोग्राम है जो यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वो क्या है, एक है ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट। दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज नहीं लाया, फॉरेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नहीं लाया। तो अब फाइनली एम क्या है इसका, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लाया गया। अब ग्रीन समझ के एनवायरनमेंट फॉरेस्ट मत चला जाना, ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अभी तक जितना हम लोगों ने पहले उसमें ज़्यादा था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर रहती है। उसके अंदर लाया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इसके अंदर ये था ना कि हर कंपनी को एक, जैसे कार्बन क्रेडिट है तो ग्रीन क्रेडिट है, तो उसमें ये आया कि आपको ना कि एक पेड़ लगाना है, ठीक है। और एक पेड़ अगर वो 5 साल तक चलता है, 5 ईयर्स ओल्ड, 5 साल हो गया, तो उस पर आपको एक ग्रीन क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। और वो कंपनी इसके लिए ऐसे लायबल कर लिए कि ठीक है आपको इतना करना ही पड़ेगा, इतना ग्रीन क्रेडिट्स आपको जमा करना ही होगा। वो नॉन ट्रेडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है, कि ऐसा नहीं है कि भैया एक कंट्री ने कर लिया तो उसको लेकर के आप दूसरे कंट्री में से खरीद बेच दीजिए, ये चीज़ नहीं हो सकता। हाँ, कार्बन क्रेडिट के साथ ऐसा तुम कर सकते हो, बट ग्रीन क्रेडिट के साथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर ये इस इधर ही ये चेंज किया गया। अगर ऐसा होगा, इसको मैंने पिछले मैगजीन में कवर कराया था, अगर इस तरीके से होगा तो भैया एक एरिया हमेशा बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा, वहाँ पे तो कुछ एनवायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ ही नहीं होगा ना। तो वो ग्रीन क्रेडिट है, ग्रीन क्रेडिट जमा करना है तो कैसे करना है, एक ट्री अगर 5 साल तक रहता है, 40% ट्री कैनोपी है, तो जाके आपको एक क्रेडिट मिल जाएगा, एक क्रेडिट मिल जाएगा। और ये किसके अंदर लाया गया, तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1986 में। अच्छा, कार्बन क्रेडिट क्या है, तो ये लाया गया कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंदर लाया गया, और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर लगा गया। कब लाया गया, तो 2000, ये एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर है और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है। अच्छा, ग्रीन क्रेडिट जो है ना सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस पर बेस्ड है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेस से ज़्यादा पर बेस्ड है, ठीक है। ग्रीन, एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा मैंने उल्टा बोल दिया था। कार्बन क्रेडिट जो है ना सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस पे बेस्ड है, और ग्रीन क्रेडिट जो है बियॉन्ड कार्बन्स पे बेस्ड है। यानी कि ग्रीन क्रेडिट को हम लोग कार्बन क्रेडिट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि अगर ग्रीन क्रेडिट के कारण ही तो है कि कार्बन का रिडक्शन हुआ है, तो उसको हम लोग कार्बन क्रेडिट में कर सकते हैं। बट कार्बन क्रेडिट के कारण तो ऐसा नहीं है ना कि पेड़ पौधा लगना शुरू हो गया, तो इसलिए उसको हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये वाइस वर्सा है, ठीक है। और देखो, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये है इसका एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। इसका एडमिनिस्ट्रेटर ICFRE, इसका कोई मतलब रेगुलेटर या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, लेकिन BEE एनर्जी एफिशिएंसी जो है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो ये इसको रेगुलेट करती है, और वो जो क्रेडिट होता है ना वो वही देती है, कार्बन क्रेडिट। अब किस किस चीज़ में जो ग्रीन क्रेडिट है, मैंने बोला कि बियॉन्ड ग्रीन हाउसेस भी है, तो क्या क्या चीज़ है, प्लांट ट्री करेगा उसमें भी हो जाएगा, वाटर मैनेजमेंट में हो जाएगा, एग्रीकल्चर में भी हो जाएगा, और इसी तरीके से सस्टेनेबल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इको मार्क लेवल डेवलपमेंट, मैंग्रोव्स, इन सब चीज़ के लिए, एयर पॉल्यूशन का अगर रिडक्शन करते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। अब अगले आर्टिकल में ये है कि जियो थर्मल एनर्जी के लिए ना पॉलिसी बनाया गया। ये बोला गया है कि देखो कि जो हमारे यहाँ ना जियो थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, 381 हॉट स्प्रिंग्स है, 10 जियो थर्मल प्रोविंसेस है। तो कि इसका टारगेट ये लिया है कि यहाँ से एनर्जी निकाल के ना हम लोग 2 यूज़ करेंगे। 2 यूज़ कौन कौन सा करेंगे, तो एक तो सबसे हाई इंटेंसिटी, जहाँ ज़्यादा एनर्जी आएगा तो उससे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे। कम एनर्जी जो 100 से 180 डिग्री सेल्सियस वाली जगह, उससे हम लोग डायरेक्ट यूज़ एप्लीकेशन जैसे हीटिंग, कूलिंग, एग्रीकल्चर, फूड, उस तरीके की एनर्जी को वहाँ से एनर्जी को लेकर यहाँ हीटिंग का, एग्रीकल्चर, जियो थर्मल हीट पम्प, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल पॉलिसी जियो थर्मल एनर्जी में बोला गया कि ठीक हम यूज़ करेंगे। ऐसा क्या बात है भैया, 10,600 मेगावाट एनर्जी है हमारे 381 हॉट स्प्रिंग्स और 10 जियो थर्मल प्रोविंसेस में, तो ठीक है हम लोग इसको यूज़ करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है जियो थर्मल का, तो कैसे नहीं सिग्निफिकेंस है, हमारा टारगेट क्या है कि नेट जीरो इमिशन का टारगेट है ना 2070 तक। और क्या है, पंचामृत में क्या टारगेट था कि 50%
एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। और क्या टारगेट है, 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से हम बनाएंगे। पंचामृत का ये सब टारगेट है, तो भैया वो सब टारगेट मदद करने को बनेगा ना। जियोथर्मल एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल है, क्लीन है, इनएग्जॉस्टिबल है, 24/7 ले सकते हो। अगर सोलर एनर्जी को देखें, वो भी रिन्यूएबल है, वो भी इनएग्जॉस्टिबल है, वो भी क्लीन है, तो वो 24/7 तो नहीं ले सकता, लेकिन जियोथर्मल एनर्जी तो हमें 24/7 एनर्जी दे सकता है, तो इसलिए उस पर टारगेट किया गया। अब 10 प्रोविंसेस का बात करें तो कौन सा 10 प्रोविंस है, ये सारे 10 प्रोविंसेस है। इसमें जैसा कि ये हो गया, एक हिमालयन का हो गया, कैम्बे बेसिन हो गया, वेस्ट कोस्ट हो गया, सारे 10 प्रोविंसेस है। सबको याद रखना जरूरी नहीं, बट कुछ कुछ मेन है, जैसे 1, 2 और 3 जो है, 1, 2 और 3, हाँ 1, 2, 3 क्या है, ओरोजेनिक है, यानी कि हिमालयन माउंटेन से रिलेटेड है। 1, 2 और 3 यहाँ पे आ गया। और बाकी 4 और 10 क्या है, 4 और 10 क्या है, या नॉन ऑरोजेनिक। 4 और 10 क्या है, नॉन ऑरोजेनिक। अच्छा ध्यान रखना है कि ये कि केरला में कोई नहीं है ना, तेलंगाना में कोई नहीं है, तो ये सब कुछ ध्यान रख लो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि दो केरला है, या 4 ऑप्शन दे दे, विच ऑफ द फॉलोइंग है जियोथर्मल प्रोविंसेस, तो केरला या तेलंगाना ये सब नहीं आ रहा, बाकी सब कहीं ना कहीं से आ जा रहा है। ठीक है, हरियाणा भी नहीं आ रहा है, दिल्ली आ जा रहा है, दिल्ली अरावली में आ जा रहा है। कैसे, तो राजस्थान, दिल्ली, यूपी, एमपी, अरावली का एरिया है। अच्छा 4 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 ये जो एरिया है, या ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि एमपी, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, इन सबसे होकर के जो प्रोविंसेस जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सोनाटा। सोनाटा यानी कि सोन, नर्मदा, तापी, ये सब रिवर है इसमें, इसीलिए इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सोनाटा जियोथर्मल प्रोविंस। जो सोनाटा जियोथर्मल प्रोविंस, सोनाटा जियोथर्मल। जो नॉर्थ ईस्टर्न में जियोथर्मल प्रोविंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नागा लुचल जियोथर्मल प्रोविंस। ये सब चीज़ें याद रखने वाली है, तो ध्यान रख लेना। ठीक है, 10,600 मेगावाट जियोथर्मल कैपेसिटी है, तो ठीक है यूज़ करेंगे। वैसे भी तो हमारा टारगेट है ना कि 2070 तक हम लोग को रिडक्शन करना है। अच्छा ठीक है, तो इसका जो बाई प्रोडक्ट्स है उसका क्या सीन है कि ठीक है, ये जो जियोथर्मल एनर्जी ऑब्टेन करने में कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी निकल रहे हैं क्या, हाँ तो ठीक है, सिलिका, बोरेक्स, सीजियम, लिथियम, ये सब निकल रहा है, तो इसका क्या सीन है, इसके लिए क्या, तो ठीक है भैया, हाँ ठीक है, तुम यूज कर सकते हो। वैसे भी तो हम लोगों ने पढ़ा है ना माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट में कि इस पे जो है रॉयल्टी बहुत कम का है। जैसे लिथियम पे कितना है, 3% है ना, और इस पे बताओ रेयर अर्थ मिनरल्स पे कितना है, 1% है। रॉयल्टी भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दी गई। अगर फाइनेंशियल मैकेनिज्म क्या है इसका, अगर ये जो जियोथर्मल एनर्जी बनाने में जो फाइनेंस पैसे की जरूरत है वो कहाँ से आएगी, तो RE/RTD ये जो है सारा पैसा वैसा ला करके देगी। अब देखो अगला पढ़ते हैं नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क एंड बायो E3 पॉलिसी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बायो E3 पॉलिसी क्या है। E3 में, E3 का क्या मतलब, E3 का मतलब इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, और एक एनवायरनमेंट होगी। ठीक है, अब देखिए नेशनल बायो फाउंड्री का बात किया, तो सबसे पहले देख लो बायो फाउंड्री क्या है। तो बायो फाउंड्री, क्योंकि ये टर्म के लिए टर्म्स इंपॉर्टेंट है, तो बायो फाउंड्री क्या है, तो ठीक है, जैसे जो भी फैसिलिटी हो गया, जैसे न्यूक्लियर फैसिलिटी होता है, तो वैसे ही एक फैसिलिटी है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा जीन एडिटिंग होगा, DNA सिंथेसिस होगा, इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म स्पीसीज बनाया जाएगा। तो ये वो ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे ये सारी काम होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायो फाउंड्री। ठीक है, अब इस पर क्यों इतना जोर दे रहा है, क्योंकि भाई ये जो बायो इकोनॉमी है ना, ये हमारे GDP का 4 थोड़ा बहुत तो है नहीं, 4.25% कंट्रीब्यूशन देता है, तो इसको हम लोग बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो डेट इज़ भाई ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी, बायो फाउंड्री में होगा। E20 ब्लेंडिंग भी इसी सब चीज़ों में होता है। 30,000 बायोटेक स्टार्टअप्स इन 22% ग्रोथ। ठीक है, बायो स्टार्टअप शुरू हुआ है तो उसको सपोर्ट करने के लिए तो चाहिए ना, तो ये ठीक है, बायो फाउंड्री वैसे फैसिलिटी है। अच्छा ठीक है, हम बात करें तो बायो E3 पॉलिसी क्या है। बायो E3 पॉलिसी, बायो E3 पॉलिसी है कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर है कि कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया उसको बढ़ावा देना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना है, ग्रीन ग्रोथ मॉडल्स को बढ़ावा देना है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, क्या है, ताकि हम लोग ये सारी चीज़ें कर सके। और ये सब चीज़ें क्या करता है, हमारे GDP में कंट्रीब्यूशन देता है, तो इसी के लिए चाहिए। और ये किसके, कौन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को हो रहा है, अंडर मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में। तो ठीक है, इस तरीके की चीज़ें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही होगा ना, मिनिस्ट्री इसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट तो हमारा एक ही है जो ये सब करेगा, वो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बस इतना ही है। अब देखो राइस वेरिएंस का एक बहुत ज़्यादा, ये स्टेटमेंट मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, मेंस में तुम डाटा की तरह लिख दो, और कोई भी जीन वेरिएशन का सवाल आ रहा है साइंस एंड टेक में GS पेपर 3 में, तो वहाँ लिख सकते हो। और अदरवाइज ये तुम्हारे प्रीलिम्स का एक डाटा बन सकता है। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप जीन एडिटेड राइस वेरिएंट्स फॉर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन क्लाइमेट रिसर्च। तो हाँ भैया, जीन एडिटेड राइस वेरिएंट्स के लिए इंडिया का सबसे पहला कंट्री है। ठीक है, तो समझ गया ना क्या चीज़ था कि ठीक है, ये जो बायो E3 पॉलिसी है किसके अंदर आ रहा है, बायो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस पर ऑथराइज कर रहा है। इसके अंदर क्या है कि भैया हमने देखा कि बायो इकोनॉमी तो
हमारा बहुत मदद कर रहा है। बायो इकोनॉमी 4.2% GDP दे रहा है। तो चलो बायो काउंट्री लगाओ और DNA सिंथेसिस करो, जीन एडिटिंग करो, इंजीनियर ऑर्गेनिज्म करो। ये बायो थ्री का मतलब देखें इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी है, इकोनॉमी भी है, इन्वायरमेंट ध्यान रहता है, इकोनॉमी भी ध्यान रहता है, एम्प्लॉयमेंट ध्यान रखना कि ठीक है एम्प्लॉयमेंट, बायो मैन्युफैक्चरिंग होगा इस सब के अंदर में। और क्या अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सब पे बराबर देंगे। क्यों? अरे भैया GDP बढ़ाना है ना हमारा, ठीक है। जीन एडिटेड राइस वेरिएंस सबसे पहले इंडिया का कहानी है ये, बस इसमें हो गया। और क्या है, हाँ ठीक है, इसमें इसका टारगेट क्या है, एक्चुअली इसका टारगेट क्या है, कुछ टारगेट सेट करते हैं ना बायो थ्री पॉलिसी में। क्या टारगेट है हमारा, देखो कि भैया ये सब करके ना $300 बिलियन बायो इकोनॉमी बाई 2030। अभी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 4.25% कंट्रीब्यूट कर रहा है। टारगेट क्या है, $300 बिलियन, US बिलियन डॉलर, $300 को $300 बिलियन को बायो इकोनॉमी बाई 2030 कर देना है। और 2050 क्या है, तो $2.7 ट्रिलियन कर देना है, ठीक है। अब देखो, अब आगे चल रहा है रिवर पॉल्यूशन इंडिया। तो देखो कुछ क्वेश्चन बताओ हमको, इसका जवाब दो कि इन फॉरेस्ट कवर इंडिया में क्या हुआ, बढ़ा है घटा है, बढ़ा ही ऑब्वियस सी बात है। कितना हो गया, एग्जैक्ट डाटा बताओ, वो रफ नहीं रफ नहीं, एग्जैक्ट डाटा पर 21, ठीक है। पॉइंट बताओ 76% बढ़ा, ठीक है। अच्छा, तो अगर न्यूज़ को फॉलो करते हो गए, ऐसा देखते हो तो ऐसा लग रहा है कि अरे भाई जंगल काटा जाना है, वो मैंग्रोव्स काटा जा रहा है, तो मतलब रिवर पॉल्यूशन तो बढ़ गया होगा। बट नहीं, यही सब चीज़ें हैं जहाँ पे यूपीएससी में स्टेटमेंट के थ्रू कंफ्यूज करती है। तो ध्यान रखना कि रिवर पॉल्यूशन एक्चुअली में घट गया। रिवर पॉल्यूशन जो है, अच्छा हाँ घट गया है, हाँ तो ठीक है। पहले 351 रिवर्स पॉल्यूटेड था, अब क्या है 296 रिवर्स पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो ये एक डाटा है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला है कि ठीक है पॉल्यूशन रिवर स्ट्रेचेस फॉर रिस्टोरेशन वाटर क्वालिटी, इसने बोला कि ठीक है रिवर पॉल्यूशन कम हो गया। तो फिर से पढ़ क्यों रहे हैं हमेशा, तो हम लोग वो देखते नहीं कि रिवर पॉल्यूशन बढ़ जाता है, अच्छी चीज़ें भी पढ़ते हैं क्या, नहीं दिक्कत है। इसका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला है कि पॉल्यूशन पॉल्यूटेड रिवर्स तो कम हो गया, लेकिन अभी भी प्राइमरी कॉज ऑफ जो पॉल्यूशन है ना, इसका मेन अनट्रीटेड सीवेज है। यानी कि अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो ठीक है, अनट्रीटेड सीवेज इज द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, प्राइमरी सोर्स। अगर तुम्हारे यूपीएससी मेंस पे भी कहीं कुछ क्वेश्चन आता है इस तरीके से लेकर के पॉल्यूशन में, तो उसमें लिखना है कॉजेस क्या है, तो अनट्रीटेड सीवेज ट्रीटमेंट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द रिवर पॉल्यूशन, ठीक है। दैट इज वाई आई एम फोकसिंग ऑन द मंथली मैगजीन इंस्टेड ऑफ PT 365। तो ठीक है, जो स्मार्ट है वो यहाँ से पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, ठीक है। तो अभी चैनल क्या आना गाइस, अभी ग्रोइंग फेज में, तो थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स देख करके, ये सब देख करके लोग कहते हैं नहीं अभी तो, बट बिलीव मी आई नो दिस चैनल इज ग्रो वेरी फास्ट, ठीक है। दिस चैनल मतलब भरोसा है गाइज, और क्योंकि तुमने जो फर्स्ट सेकंड वीडियोस पे तुम लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया ना, वो मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था। इतने जल्दी इतना अच्छा सपोर्ट मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो दैट्स थैंक यू, जेन्युइनली थैंक यू टू ऑल यू गाइज। अगर कोई नए हो तो तुम भी बताना, फीडबैक देना कमेंट में, कैसा फीडबैक जरूर दिया करो, और कुछ करो ना करो, कमेंट में जरूर बताओ कि क्या कैसा लग रहा है, ठीक है। ये एक चीज़ मैं मान सकता हूँ, इसकी चेहरा तुम नहीं देख पाए हो, लेकिन मैंने बताया ना वो मीम दिखाया ना कि भरोसा रखिए, सब कुछ सही है, सब बढ़िया है। बुखार रखा है सामने वाले बंदे ने, तो वक्त आने पे इंट्रोडक्शन भी कर देंगे कि हाँ भैया कौन है कैमरे के पीछे, और ठीक है अभी पढ़ते हैं पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस। अब देखो इसमें जो टर्म है ना, एक याद है कि पॉल्यूटेड स्ट्रेच क्या है। हाँ मैंने बोला है ना कि टर्म से न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा रहता है। तो पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच क्या है, इसका मतलब यही है कि भैया कैसे बोल दिए कि ये रिवर पॉल्यूशन है। देखो यार, किसी भी एक स्टेट रिवर में ना अगर 2 जगह पॉल्यूटेड है तो उसको हम लोग बोले ये तो पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच है, ठीक है। तो प्राइमरीली क्या कॉज है, मेन कैसे क्राइटेरिया है कि अच्छा ये पॉल्यूशन है, ये तो बोला गया है कि 3 मिलीग्राम पर लीटर, 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना, किसी 1 लीटर पानी उठाओ उस एरिया से, और उसमें अगर 3 मिलीग्राम पर से ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉल्यूटेड, ठीक है भैया। तो इसमें बस इतना ही था क्या, हाँ इतना ही था कि ठीक है। टोटल नंबर ऑफ APRS हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 351 से 296 में 2000 में, यानी कि कम हुआ। सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर कहाँ है बताओ, तो ये है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड। और कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना है, ऐसे अगर मान लो एक ऐसा क्वेश्चन है, चंबल इज हैज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाटर, हैज़ गुड बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर, ऐसा तो उसको गलत करना ना, क्योंकि चंबल में देखो ना, चंबल इन मध्य प्रदेश तुंगभद्रा कर लिख तो रखा है यहाँ पे, सराबंगा इन तमिलनाडु, यमुना इन दिल्ली, साबरमती नदी, नोटेबल पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच है, ठीक है ना। तो ये सब में है गंदगी, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मतलब रिवर गंदे हैं। प्राइमरी सोर्स क्या है, तो अनट्रीटेड सीवेज है प्राइमरी सोर्स,
ठीक है। तो कुछ अदर भी प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं रिवर को साफ़ करने के लिए, नमामि गंगा प्रोग्राम 1985 में, यमुना एक्शन प्लान 1993 में। तो देखो ना, गंगा वाला पहले आया है 1985 में और यमुना वाला 1983 बाद में आया। तो ये क्रोनोलॉजिकल इंपॉर्टेंट यहाँ से हो गया। जो तीन ढंग की चीज़ें उसको मैं बता ही रहा हूँ ना, तो अपना दिमाग मत रखो, बस एक बार वीडियो को सुनो 1.5x में सुनो, उसके बाद एक बार अपना, अगर तुम्हारे पास PDF है तो PDF खोल लो, नहीं तो मैं PDF डाल दूंगा इस चैनल पे। और देखो आगे बढ़ते हैं। ई फ्लो क्या है, मैंने फिर से बोला ना कि टर्म्स इन यूज इंपॉर्टेंट है। तो देखो ना, ई फ्लो क्या है, तो देखो यार, किसी भी पानी में अगर इकोसिस्टम को सर्वाइव करना है तो पानी भेजना होगा। ऐसे तो नहीं कहेंगे लेकिन कह रहे भैया इसमें पानी है, मतलब ये ठीक है, ठीक चल रहा है। मतलब ई फ्लो के ये कहता है कि क्वांटिटी, टाइमिंग, क्वालिटी। ऐसे मान लो क्वांटिटी और क्वालिटी पे फोकस कर दिया, और टाइमिंग मतलब ठीक है 5 सेकंड के लिए पानी है वहाँ पे, तो क्या इकोसिस्टम सर्वाइव करेगा? नहीं। तो क्वांटिटी, टाइमिंग, क्वालिटी सब पे डिपेंड करता है कि उस कितना ई फ्लो इज द क्वांटिटी, ये है ई फ्लो, इतना ई फ्लो होना चाहिए टू सस्टेन फ्रेश वाटर एंड स्टोरेज इकोसिस्टम एंड ह्यूमन लिवलीहुड्स एंड वेल बीइंग दैट डिपेंड ऑन दिस इकोसिस्टम। इसी को बोलते हैं ई फ्लो। बस अब आते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट पे 5.10। देखो गाइस, इसमें हुआ क्या है ना कि गवर्नमेंट जो सरकार है ना, ग्रेट निकोबार में कुछ डेवलपमेंट का काम कर रही है। तो 4 डेवलपमेंट का काम किया उन्होंने। क्या क्या 4 डेवलपमेंट का किया? एक तो बोला इन्होंने कि हम लोग एक बनाएंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक हम बनाएंगे ICTT, और एक उन्होंने फिर बोला है कि एक टाउनशिप एरिया डेवलपमेंट भी करेंगे और एक पावर प्लांट भी लगाएंगे। तो ये 4 चीज़ें कर रही है। तो वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ना, वो विरोध करने लगी इस चीज़ का कि भैया ऐसे कैसे, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में तो आपने बोला था कि आप हम लोग से परमिशन लेंगे, हम लोग से कंसेंट लेंगे, ये सब चीज़ें तो आपने किया नहीं, क्योंकि इसमें DMF भी तो आता है ना। इसमें क्या था कि जो इनकम होगा उसका हम लोग हेल्थ, इन सब चीज़ों पे मदद करेंगे जो इसके अफेक्टेड पीपल है। तो बट ये सब चीज़ तो हुआ नहीं। तो फिर यूनियन मिनिस्ट्री ने जवाब मांगा एडमिनिस्ट्रेशन से। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या देखा, ये सुनो। उसने बोला कि ट्राइबल राइट्स ऑलरेडी PAT पार्ट्स है, PAT 56 के अंदर तो उनका प्रोटेक्ट हो ही रहा है ना। उन्होंने बोला कि ट्राइब्स पीपल एंड राइट्स टू फॉरेस्ट वेयर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड ऑन अ लैंड्स अंडर प्रोटेक्शन ऑफ एब ओरिजिनल ट्राइब्स एक्ट 1956। उन्होंने बोला कि इस राइट के अंदर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। तो डेट इज़ वाई यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं लग रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट जिसके अंदर था इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लाया था, तो बोला कि ये तो इसके अंदर नहीं लग रहा है। तो ये अच्छा ठीक है, तो ये कर कौन रहा है? ठीक है, ये सब करना हमें डिबेट पे नहीं उतरना, ये सब चीज़ें हुआ है। तो क्या क्या चीज़ें हुआ है कि एक तो ICTT बनाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पावर प्लांट बनाएंगे और टाउनशिप एरिया डेवलपमेंट बनाएंगे। पावर प्लांट और टाउनशिप एरिया डेवलपमेंट का किसका करना है? ये नीति आयोग का नोटिफिकेशन है। नीति आयोग ने बोला है ये सब चीज़ें करने के लिए। ठीक है भाई, ये सब चीज़ करने के लिए बोला है। तो जो 2 कम्युनिटीज़ हैं यहाँ का, याद रखना कम्युनिटी न्यूज़, तो सॉम्फेंस और निकोबार, 2 काम की चीज़ें मैं बताई था। एक तो निकोबारी से याद ही रहेगा, एक सॉम्पेंस चैम्पियंस सॉम्पेंस, ठीक है। और सॉम्पेंस ध्यान रखने यहाँ पे। इकोलॉजिकल कंसर्न क्या है? ग्रेट निकोबार इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट बाय। अब देखो क्या है यहाँ पे ना, यहीं पे है, ये है मेन चीज़ जो है ना सारा। यहाँ पे गलाथिया बे है, ये क्या है? तो भैया वेटलैंड है ना हमारा, क्या है हमारा? वेटलैंड है, गलाथिया बे वेटलैंड है। और किस चीज़? प्रोटेक्टेड वेटलैंड है। और यहीं पे तो नेस्टिंग साइट है ना किसका? लेटर बैक सी टर्टल। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा, लेटर बैक सी टर्टल, गलाथिया बे वेटलैंड है ना। ये सब चीज़ें न्यूज़ में है। कम्युनिटीज़ न्यूज़, तो सॉम्पेंस है, गलाथिया बे क्या है, तो वेटलैंड है, प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स है। कहाँ? निकोबार आइलैंड्स का है। और क्या है? तो लेटर बैक सी टर्टल वहाँ का स्पीसीज है जो नेस्टिंग साइट्स है उनका। ठीक है, बस इसमें इतना ही था काम कीजिए। अब देखो यार, डैम सेफ्टी इन इंडिया, डैम से बहुत ज़्यादा पढ़ा सका। ठीक है, डैम्स इंडिया में ही सबसे ज़्यादा डैम, थर्ड लार्जेस्ट डैम जो है इंडिया में। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने देखा है कि डैम्स के कारण कैसे पोलर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, कितना शिफ्ट हुआ बताओ, क्योंकि मैंने बता रखा है, तो जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे वो बता देंगे। ठीक है, तो डैम सेफ्टी पे बात किया गया है कि मतलब बोला जा रहा है कि बहुत सारा डैम्स जो है ना बहुत ज़्यादा पुराना है। एक तो पुराना है ही, तो उसके बारे में हमने उससे पहले कवर किया ही है कि कितना इमरजेंसी एक्शन प्लान है कितने डैम्स के लिए। बट अब क्या है, अब ये है कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है ना, लेट्स सपोज ये डैम है, ठीक है, ये डैम बना दिया कि ठीक है, ये एक मिनट ये ऐसा ये हमने डैम बना दिया। ड्राइंग मेरी थोड़ी सी अच्छी नहीं है गाइस, तो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, कि यहाँ से पानी आएगा, ठीक है ना, रुकेगा,
और जब ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा। बट अब क्या है ना, हिमालयन रीजन्स के, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन्स के यहाँ पे क्या हो गया, सेडिमेंट्स होने लगे, यहाँ पे है डिपोजिशन होने लगे, सेडिमेंट्स, रॉक्स, मिट्टी, ये सब जमा होने, तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो गया। तो बोला जा रहा है कि 50% रिडक्शन हुआ है स्टोरेज कैपेसिटी में। अच्छा ठीक है, तो 50% रिडक्शन हुआ है, तो ये कंसर्न है, बस बताया गया कि ठीक है, तो इससे ध्यान रखना है कि क्या डैम का रिडक्शन हुआ है स्टोरेज में, तो हाँ 50% रिडक्शन हुआ है डैम के स्टोरेज कैपेसिटी में। बस इतना ही चीज़ था। और क्या है, तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट डैम ओनिंग नेशन, ठीक है। अराउंड 6000 डैम्स 2023 के अकॉर्डिंग डाटा थे। महाराष्ट्र में सबसे, देखो रिवर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा कहाँ, तो महाराष्ट्र में। डैम सबसे ज़्यादा कहाँ, तो महाराष्ट्र में। तो ये सब चीज़ ध्यान रखो, डाटा महाराष्ट्र में से ध्यान रखो, मैं जैसे बता रहा हूँ। अब देखो कुछ, अब जब इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं ना, तो देखो इंपॉर्टेंट डैम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक जैसे इंदिरा सागर डैम कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। तो उसी तरीके से और डैम्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो सरदार सरोवर डैम कहाँ है, तो गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम कहाँ है, तो गुजरात में है। किस रिवर के ऊपर है, तो नर्मदा। नागार्जुना सागर डैम का, नागार्जुना सागर डैम कहाँ है बताओ, तो तेलंगाना में। किस रिवर के ऊपर, तो कृष्णा रिवर के ऊपर। कृष्णा सागर डैम कहाँ है, कृष्णा सागर डैम तेलंगाना में है। तेलंगाना में किस रिवर के ऊपर है, तो कावेरी, कावेरी रिवर के ऊपर है। कैसे कृष्णा कैसे कावेरी, कैसे कृष्णा कैसे कावेरी, कैसे कृष्णा कैसे कावेरी, कर्नाटका, करना एक मिनट। नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना में, कृष्णा कार के वैसे यार, कृष्णा सागर डैम कर्नाटका में, कावेरी नदी के ऊपर। नागार्जुन सागर डैम कहाँ है, तेलंगाना में, कृष्णा नदी के ऊपर है। और क्या है, गांधी सागर डैम, इंदिरा सागर डैम, ये दोनों हो जाए। देखो कांग्रेस ऐसे, इंदिरा सागर डैम, गांधी सागर डैम कहाँ है, एमपी में, चंबल नदी के ऊपर। राम प्रताप सागर क्या है, तो राजस्थान। पॉलिटिक्स का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दो चैप्टर पर। राम प्रताप सागर राजस्थान में, चंबल में, ठीक है ना। महाराणा प्रताप सागर कहाँ है, इसको हम लोग कुंग डैम भी बोलते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में है। राम प्रताप सागर कहाँ है, तो राजस्थान में, राजस्थान में राम प्रताप सागर। गुजरात में कौन है, तो सरदार सरोवर। महाराणा प्रताप कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में, बीज नदी के ऊपर में। तो इस तरीके से ध्यान रख लो। चेन्नई नदी भी याद रखना जरूरी है। कृष्णा कर्नाटका पे है, कावेरी में है, गांधी सागर में, चंबल के, ठीक है राणा, बस आ जाओ। चंबल, राणा प्रताप सागर कहाँ है, तो चंबल में। बस इसी तरीके से ध्यान रखो। डैम सेफ्टी इन इंडिया भी कंप्लीट हो गया है। अब कुछ है, मच्छू डैम, ये गुजरात में हुआ था। साउथ फोर्क डैम यूएसए का केस है 1989 का। अच्छा, इनिशिएटिव क्या लिया गया है, गवर्नमेंट कर रहा है, तो ड्रिप लिया गया है। धर्मा सैनिटरीज ऑल आर रिलेटेड विद डैम्स, ये याद रख लो। ड्रिप, DRIP क्या है, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये रखो ड्रिप, धर्मा, ये सब। ड्रिप में क्या है, तो वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी कंट्रीब्यूशन देंगी फंडिंग में। तो ड्रिप है डैम्स के लिए जो इनिशिएटिव्स लिया गया गवर्नमेंट। ड्रिप व्हाट इज ड्रिप इनिशिएटिव सेकंड बाय द गवर्नमेंट फॉर डैम्स। कोई भी ऑप्शन डैम्स को लेकर के दिखे तो मार देना। धर्मा भी किस चीज़ के लिए, तो डैम्स को लेकर है। ये भी किस चीज़ के लिए है, साइज किस चीज़ के लिए है, तो ये भी सिस्मिक हज़ार्ड एनालिसिस इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये भी डैम के लिए। बस इतना ध्यान रखो और आगे बढ़ जाओ। अच्छा ठीक है, अब डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग का बात कर रहे हैं, तो इसको 5.12 में जाना कुछ नहीं है, बस 15 फाइनेंस कमीशन है ना, उसने इसका बात किया, DRF का बात किया। बोला कि आप वैसे रीजन्स क्लासीफाई किए जो बहुत ज़्यादा डिजास्टर रिस्क में, उसको स्कोर दीजिए हज़ार्ड से, तो स्कोर दीजिए 70, वल्नरेबिलिटी है तो स्कोर दीजिए 30, बस इतना ही है। DRI इज ए कंपोजिट मेजर दैट क्वांटिफाई लेवल ऑफ रिस्क इन ए रीजन। कैसे करेगा, तो हज़ार्ड से तो 70, हज़ार्ड इज ग्रेटर देन वल्नरेबिलिटी, ठीक है। हज़ार्ड्स ग्रेटर देन वल्नरेबिलिटी, हज़ार्ड्स को 70 स्कोर दो, 70, और वल्नरेबिलिटी को 30 स्कोर दो। किसने, जेनेसिस क्या है, तो 15 फाइनेंस कमीशन में क्या है, तो डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग। बस इसमें जाना कुछ नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फुल्ली सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, ठीक है ना। डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 75% देगी, लेकिन बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट देगा, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो है 90% देगा, ठीक है। तो डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग किसने लाया, तो 15 फाइनेंस कमीशन ने लाया। इसमें क्या है, एरियाज़ को ऑन द बेसिस ऑफ वल्नरेबिलिटी 30 स्कोर देगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिजास्टर, क्या है एक हाँ, हज़ार्ड्स के बेसिस पे क्या देगा, 70 स्कोर देगा। हज़ार्ड्स पे ज़्यादा और वल्नरेबिलिटी पे कम। और सेंट्रल गवर्नमेंट फुल्ली सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, 75% है, 95% में नहीं, 75%, 90% तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए। बस इतना ही था। अब देखो न्यूज इन शॉर्ट्स को। आई एग्री गाइस कि ये जो है थोड़ा लंबा मैगजीन है, बिलीव मी, ये मतलब पूरे ईयर का मैगजीन उठाना तो सबसे लंबा मैगजीन था सितंबर का, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो प्लीज़ कोई पार्ट स्किप मत करना, और बोरिंग लगने लगे तो रोक कर फिर देखना, लेकिन बाद में वीडियो देखना जरूर, यानी कि छोड़ देना। क्या पता तुमने जितना ऊपर से पढ़ा हो ना, और न्यूज इन शॉर्ट से ही क्वेश्चन आ जाए, तो नो वन नोज, ठीक है ना। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो इस पर।
अब देखो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020, तो इसमें बस हमें ध्यान ये देख लेना है कि महाराष्ट्र इस सबसे ऊपर था, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, मात दे दिया, मतलब देखो क्या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा। हम देखो महाराष्ट्र बहुत चीज़ों में है, रिवर पोल्यूशन में भी आगे सबसे ज़्यादा, डैम भी महाराष्ट्र में, और स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में भी महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र याद रहेगा, लेकिन किस किस चीज़ों में डैम सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, एनर्जी सबसे ज़्यादा, एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में सबसे आगे महाराष्ट्र, रिवर का पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, तो ये ध्यान रखना। अब देखो अगला है एल नीनो ला नीना। देखो यार इसका ना ज्योग्राफी में आता है। अब देखो तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, एल नीनो ड्राई होता है, ला नीना क्या होता है, बारिश लाता है, मानसून लाता है, ठीक है ना। अगर इसका वीकनिंग होगा तो क्या क्या इफेक्ट होता है, ला नीना का वीकनिंग का क्या क्या होता है, इन सारे सेक्टर पे, हेल्थ, फोरकास्टिंग, इकोनॉमिक डायरेक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। बस इतना ही है एल नीनो, चेंजिंग एल नीनो, मिशन रिलेशनशिप। अगर कोई भी ऑप्शन आएगा तो तुम लोग बता ही सकते हैं कि ठीक है रिलेशनशिप वीकनिंग तो हो रहा है, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न में भी इम्पैक्ट डाल रहा है। अब देखो स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2024, इस आर्टिकल में ना फिर अगेन टर्म से इंपॉर्टेंट है। जैसे पीक वाटर पॉइंट क्या है, व्हेन अ ग्लेशियर मेल्ट रीचेस मैक्सिमम एनुअल रन, जब ग्लेशियर का मेल्ट मैक्सिमम एनुअल रन ऑफ पे हो जाए, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं पीक वाटर पॉइंट। और फिर है इरेटिक वाटर साइकिल, एक ही रिवर में ना किसी जगह पे बहुत ज़्यादा पानी, किसी जगह पे बहुत कम पानी, उसी को बोलते हैं हम इरेटिक वाटर साइकिल। अब देखो ये ग्लेशियर मेल्ट होने के कारण तो हम लोग जान ही रहे हैं कि फ्लडिंग आता है, ड्रॉट, और कहीं पे जहाँ पे नहीं आ रहा है वहाँ पे ड्रॉट आता है। और भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि पूल क्या होता है, जैसे कि स्पॉट्स जहाँ पे पानी है, जैसे लेक्स, ग्लेशियर, एटमॉस्फेयर, उन सबको बोलते हैं। और जब फ्लक्सेस क्या है तो वेज क्या मतलब इवापोरेशन, कंडेंसेशन, जैसे इसका पानी उसमें गया, उसका पानी इसमें गया, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लक्सेस। अच्छा, अब एक न्यूज़ जो है इसको पहले पढ़ते हैं, सुपर टाइफून, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी कवर कराएंगे उससे पहले वाले को। तो देखो इसमें हुआ क्या, जैसे कि फिलीपींस में जो टाइफून आया, एक सुपर टाइफून आया। टाइफून क्या है भाई, साइक्लोन्स को ही कहते हैं, पढ़े हो ना ज्योग्राफी के अंदर में, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन। आई किस में होता है बताओ, ट्रॉपिकल साइक्लोन में आई होता है, टेम्परेट साइक्लोन में कोई आई नहीं होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है बताओ, 20 डिग्री से होता है 35 डिग्री तक, 6 डिग्री से होकर के 30 डिग्री तक जाता है। ये देखो 35 डिग्री से 65 डिग्री तक जाता है। और क्या पढ़े हो इसमें बताओ, इसका डायरेक्शन बताओ। ट्रॉपिकल का क्या डायरेक्शन होता है, ट्रेड होता है। और इसका क्या होता है, ट्रॉपिकल का क्या होता है, ईस्ट से वेस्ट होता है, और इसका वेस्ट से ईस्ट होता है। और बताओ और क्या क्या चीज़ें जान रहे। ट्रॉपिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सी सरफेस टेम्परेचर ग्रेटर दैन 27 डिग्री सेल्सियस से होना चाहिए। और टेम्परेट का क्या है, टेम्परेट साइक्लोन का क्या है कि कोल्ड फ्रंट से मिलता है, कोल्ड और वार्म फ्रंट से मिलते हैं, सब टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं। तो साइक्लोन्स ही है, साइक्लोन्स का अलग अलग नाम, ये मतलब रफ आइडिया में नहीं बोल रहा हूँ, ये है साइक्लोन ही। साइक्लोन को अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे फिलीपींस में उसको टाइफून बोला जाता है। और क्या क्या है ये देखो, यहाँ से विली विली कहाँ बोला जाता है, तो अंटार्कटिका में। विली विली कहाँ है, तो अंटार्कटिका में। ऐसे ही चाइना में, जापान में, फिलीपींस में, सब जगह क्या टाइफून। इंडिया में हमारा साइक्लोन बना है हरिकेन, यूएसए में हरिकेन बुलाते हैं। तो याद रख लो, फिर से बोलो मेरे साथ, ठीक है, फिर से बोलो मेरे साथ इसको, इधर इधर करो। बताओ टाइफून कहाँ बोला जाता है, चाइना में, जापान में, फिलीपींस में, ठीक है। हरिकेन्स कहाँ पे बोला जाता है, हरिकेन्स बताओ, यूएसए में। और साइक्लोन कहाँ पे बोला जाता है, तो इंडिया में। बस इतना ही आसान है और कुछ है ही नहीं। विली विली कहाँ है, तो अंटार्कटिका में, विली विली, ठीक है। अच्छा ये देख लो इसमें कि प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, तो स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट। अच्छा इसमें कोल के बारे में दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो मुझे बताओ। कि देखो जो ज़रूरी है वो मैं बता रहा हूँ, पूरा आर्टिकल मत पढ़ो, मेरे यहाँ सुनो। कि कोल का लार्जेस्ट इम्पोर्टर कौन है, या ऐसा देख लो इंडिया का स्टेटस क्या है कोल पे, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो क्या इंडिया इंपोर्ट करती है, स्टेटमेंट 1 ये है। स्टेटमेंट 2, क्या इंडिया इंपोर्ट करती है कोल, अगर सेकेंड लार्जेस्ट है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1, बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 नॉर 2, और एक्सप्लेनेशन भी बताओ। इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो ये भी स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट से। हाँ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का, और ये इंपोर्ट भी करती है कोल को, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमारा कोल का डिमांड जा रहा है, एनर्जी डिमांड जा रहा है, तो हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं। अच्छा ठीक है, कोल का रिजर्व कहाँ कहाँ है, वो मैंने अभी जो बोला है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। रिजर्व की बात करती है कोल माइंस की, कहाँ है, यूएसए में है। फिर
रसिया में, ठीक है, फिर चाइना में, ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर इंडिया में। हाँ, तो इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ कोल एंड 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, ठीक है। बस इसमें नहीं है। ग्रे राइनो इवेंट, देखो 2 तरीके के इवेंट होते हैं। एक ब्लैक स्वान इवेंट जिसके जो एकदम रैंडम सरप्राइजेस आ गए उसको हम लोग ब्लैक स्वान, बट ऑकर आफ्टर क्लियर वार्निंग्स, लेकिन जो वैसे जो क्लियर वार्निंग्स और एक्यूमुलेशन एविडेंस है उसके बाद भी हो उसके बोलते हैं ग्रेट राइनो इवेंट। मतलब 2 तरीके के इवेंट है। जैसे एक तो कुछ मतलब रैंडम से पता ही नहीं था और आ गया तो उसको ब्लैक स्वान, लेकिन बहुत सारा वार्निंग हो, क्लियर वार्निंग हो, जैसे वैनाड लैंडस्लाइड हुआ ना, उसको हम लोग बोलेंगे कि मतलब ग्रे राइनो इवेंट है, जिसको इग्नोर कर दिया गया इवन आफ्टर गिवन सो मच वार्निंग वेदर फोरकास्टिंग। उसके क्लियर वार्निंग्स के बाद भी उसको अगर किसी चीज़ को, किसी इवेंट को इग्नोर कर दिया वैसे इमेजेस ना रहे, उसको बोलते हैं ग्रे राइनो इवेंट, ठीक है, जो लैंडस्लाइड हुआ है वायनाड में, ठीक है। और अगर उसको बिना वार्निंग के अचानक से उसको बोलते हैं ब्लैक स्वान इवेंट। बस इतना ही था इसमें। अच्छा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट न्यूज़ में जो पढ़ने वाली चीज़ है उसको मैंने लिख दिया है, यहाँ से पढ़ लो कि जो इससे ज़्यादा जो, हाँ, ये प्रोजेक्ट जो है स्वालकोटे प्रोजेक्ट किस नदी के ऊपर हो रहा है, तो चेनाब के ऊपर में हो रहा है। ह्यूएन टाओ 1 ये कहाँ है, तो सियोम में है। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है सुबानसिरी में। सियोम ओरिजिनेटेड इन ईस्टर्न, ये जो सियोम रिवर है वो कहाँ है, ईस्टर्न हिमालयस में ओरिजिनेट होती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। और सियांग, जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्रा रिवर, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर को ही सियांग बोला जाता है, वहाँ पर आके मर्ज हो जाती है। तो बस इसमें इतना ही था। इसके अलावा बस एक चीज़ है कि सुबानसिरी रिवर को ही गोल्ड रिवर बोला जाता है। बैरल आइलैंड का लोकेशन क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर और ओनली एक्टिव वोल्केनो। तो न्यूज़ एंड शॉर्ट्स को भी हम लोगों ने फास्ट एंड फॉरवर्ड मैनर में कवर कर लिया। वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कैसा लगा।